नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फर्स्ट क्लास एजुकेशन में। तो अब हम 10 और 11 अगस्त के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर के सवाल देखने वाले हैं। इन सवालों के साथ साथ हम आपसे स्टैटिक जीके और इनसे इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करेंगे जो आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान को सरकार ने मार्च 2022 तक कितने लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। तो यह कितना लक्ष्य रखा है? 6 करोड़ लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। अब इसके तहत होगा क्या, इसका उद्देश्य क्या है? तो जो हमारे ग्रामीण इलाके हैं, कौन से हमारे जो ग्रामीण इलाके हैं वहां तक डिजिटलाइजेशन करना, क्या करना? डिजिटलाइजेशन करना ग्रामीण इलाकों को या वहाँ के युवाओं को डिजिटल के दुनिया में, डिजिटल क्षेत्र में आगे बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य हो जाता है। तो अभी तक हुआ क्या है? तो 2 अगस्त 2021 तक के 5 करोड़ लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया है। इसमें कितने लोगों का? 5 करोड़ लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया है। और इसमें अब जो लक्ष्य है 6 करोड़ लोगों का लक्ष्य रखा गया है, डिजिटलाइजेशन का लक्ष्य रखा गया है। कब तक? अपने 2022 तक के। और इन जो 5 करोड़ लोगों हैं इसमें से 4 करोड़ जो लोग हैं उनको क्या मिल चुका है? इसमें प्रशिक्षण भी मिल चुका है। जो इस क्षेत्र में है, डिजिटल के क्षेत्र में है, इनको प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। कितने लोगों को? 4 करोड़ लोगों को। ठीक है दोस्तों। और इसमें एक पॉलिसी इन्होंने दी है कि एक परिवार से एक सदस्य, कैसा? एक परिवार से एक सदस्य जो रहेगा वह इस योजना में शामिल हो सकता है या इस अभियान में शामिल हो सकता है। और इसमें उम्र कितनी बताई है? 14 से 60 वर्ष तक के इसमें उम्र बताई है कि इस 14 से 60 वर्ष के जो व्यक्ति है वह इस अभियान में क्या कर सकता है? शामिल हो सकता है। एक परिवार से एक लोग रहेगा। और ग्रामीण क्षेत्र के लिए ये जो अभियान चलाया जा रहा है, अभी तक के 5 करोड़ लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। 4 करोड़ लोगों को अपन ने क्या कर दिया है? इन्होंने प्रशिक्षण दे चुके हैं। और 2 अगस्त 2021 तक के अब जो लक्ष्य रखा है 2022 तक के 6 करोड़ लोगों का इन्होंने लक्ष्य रखा है। यह सारा इसका डिस्क्रिप्शन था। अब हम कुछ महत्वपूर्ण बातें जान ले इसमें। तो अब जो भारत सरकार के महत्वपूर्ण अभियान है जिनके लक्ष्य कब तक पूरा करने के लिए इन्होंने रखे हैं, कब तक यह पूरा करेंगे। तो सबसे पहला इस अभियान है हर घर जल मिशन। कौन सा है? हर घर जल मिशन। इसका क्या रखा हुआ है लक्ष्य? तो इसका रखा हुआ है 2024 तक के। और इसको पाने वाला पहला राज्य कौन सा है भारत का? तो वह है गोवा। कौन सा बन गया है? गोवा ऐसा पहला राज्य है जिसने हर घर जल मिशन को पूरा कर लिया है। जीरो मलेरिया उन्मूलन। कौन सा है? जीरो मलेरिया उन्मूलन का इसका लक्ष्य कितना रखा गया है? तो 2030 तक के भारत सरकार मलेरिया मुक्त कर देगा किसको? भारत को, ऐसा लक्ष्य रखा गया है। टीबी उन्मूलन का, तो टीबी उन्मूलन का कब तक रखा गया है? 2025 तक के। कब तक रखा गया है? 2025 तक के भारत सरकार ने इसका लक्ष्य रखा है। सभी के लिए आवास, इसका लक्ष्य कब तक रखा है? तो 2022 तक के। कब तक? 2022 तक के इसका लक्ष्य रखा है। और सतत विकास SDG जिसमें कितने लक्ष्य है हमारे? 17 गोल इन्होंने रखे गए हैं। यह कब तक पूरे करेंगे? तो यह करेंगे 2030 तक के। और स्टार्ट कब से हुआ है? तो 2015 से 2030 तक के इसको पूरा करने का इन्होंने लक्ष्य रखा है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप हाल ही में किस मंत्रालय ने PM दक्ष पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो वह किस मंत्रालय ने किया है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। और इसके मंत्री कौन हो जाते हैं? तो वह है वीरेंद्र कुमार। इसके मंत्री कौन हो जाते हैं? हमारे वीरेंद्र कुमार हो जाते हैं। और इन्होंने किनका स्थान लिया है वीरेंद्र कुमार ने? यदि आपसे पूछ ले यहाँ कि जो हमारे वीरेंद्र कुमार है इन्होंने किनका स्थान लिया है, तो वह लिया है थावर चंद गहलोत। किनका? थावर चंद गहलोत जो है इनका इन्होंने स्थान लिया है। और थावर चंद गहलोत अब कहाँ चले गए हैं? तो यहाँ बन गए हैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री, सॉरी राज्यपाल। कौन बन गए हैं यहाँ? कर्नाटक के राज्यपाल बना दिए गए हैं। कौन? थावर चंद गहलोत। और अभी जो ये मंत्री इस मंत्रालय के वहाँ कौन बन गए हैं? हमारे वीरेंद्र सिंह बन गए हैं। अब इस ऐप के तहत होगा क्या? ये ऐप जो बनाया गया है इसमें होगा क्या? तो जो कौशल विकास योजनाएं हमारी, कौन सी? भारत सरकार की जो कौशल विकास जो योजना है जिसके तहत क्या होता है, गांवों में या शहरों में जो प्रशिक्षण केंद्र खोले गए हैं कौशल विकास के तहत, इस योजनाओं को इनका लक्ष्य समूह जो होता है उसको सुलभ बनाना। जो ये समूह होते हैं जैसे कि महिलाओं के लिए चालू है ब्यूटी पार्लर सिखाना, सिलाई सेंटर सिखाना, जो ऐसे समूह हैं उनको लक्ष्य करके उनको सुलभ बनाना इसका मुख्य उद्देश्य हो जाता है PM दक्ष पोर्टल का। और PM दक्ष ऐप भी इसी के लिए बनाया गया है जिसमें युवा अपने आसपास के जो कौशल विकास प्रशिक्षण है वहाँ पर अपना प्रशिक्षण ले सकते हैं। जो प्रशिक्षण केंद्र है वहाँ ले सकते हैं। इसमें किनको किनको शामिल किया गया है? तो इसमें OBC SC या जो सफाई कर्मचारी है
जो सफाई कर्मचारी है वह इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, यह इसकी महत्वपूर्ण बातें हो जाती है। चलिए आगे चलते हैं। यह पीएम दक्ष योजना का लोगो है। चलिए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता के मंत्रालय जो मंत्री है वह कौन है, तो वह है वीरेंद्र सिंह। कौन है? वीरेंद्र सिंह इसके मंत्री हो जाते हैं। हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता शिविर कहाँ लगाया गया है? अभी हाल ही में हमने कुछ दिनों पहले ही यह क्वेश्चन पढ़ा है। तो यहाँ कब लगाया, कहाँ लगाया गया है? तो यहाँ लगाया गया है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में यह लगाया गया है। सहकारिता मंत्रालय के मंत्री कौन है? अभी नया जो हमारे जो कैबिनेट मिनिस्ट्री जो अभी आई थी उसमें नया विभाग जोड़ा है सहकारिता मंत्रालय, और इसके मंत्री कौन बनाया गया है? तो वह बनाया गया है हमारे अमित शाह जी। कौन बनाया गया है? अमित शाह जी। और वित्त मंत्रालय के मंत्री कौन है? आपको जानते होंगे, तो वह है निर्मला सीतारमण। कौन है? निर्मला सीतारमण क्या जाती है? वित्त मंत्रालय की मंत्री हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट को कितने प्रतिशत का फैसला, मतलब कितना प्रतिशत रखने का फैसला किया है? तो हम इसके बारे में, आरबीआई के बारे में सारी जानकारी लेने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति। किसके बारे में? रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वह होता है आरबीआई का गवर्नर। क्या होता है? यहाँ आरबीआई का जो गवर्नर होता है वह इसका अध्यक्ष होता है। यह समिति करती क्या है? तो जो ब्याज की दरें है उसको बताती है हर 2 महीने में। कितने? हर 2 महीने में यह ब्याज की दरें को अपने को मतलब साझा करती है। ठीक है, बैंकों से। अभी क्या हुआ है, जो पिछली दर है उसको जैसे का वैसा रखने का फैसला लिया है। किसने? आरबीआई ने। अब इसमें पूछा गया है कि रेपो रेट को कितने प्रतिशत रखने का लिया गया। तो रेपो रेट की बात करूँ तो रेपो रेट को कितना कर दिया गया है? अभी 4% का 4% रखा गया है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। और रिवर्स रेट, रेपो रेट की बात करूँ तो वह कितनी है हमारी? 4.25। कितनी? 4.25। और बैंक के दर की बात करूँ तो वह क्या है? 3.35। इसको रखने का इन्होंने निर्णय लिया है। अब सबसे पहले आपसे पूछ ले कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेपो रेट की, आरआर। तो रेपो रेट क्या होता है? जिस ब्याज दर पर आरबीआई बैंक को लेन देता है। जैसे कि यहाँ आरबीआई बैंक है और यहाँ मान लो कि एसबीआई बैंक है, तो जो आरबीआई बैंक, जो एसबीआई बैंक जिस पे लोन ले रहा है कितने प्रतिशत पर? यहाँ ले रहा है हमारा रेपो रेट 4% पर। आरबीआई किसको लोन दे रहा है? एसबीआई को। अब एसबीआई क्या करेगा? आरबीआई के पैसे देगा। मतलब कि यदि एसबीआई के पास ज़्यादा पैसा हो गया है, अब वहाँ क्या करेगा उस पैसे को? तो वो सोचता है कहीं रख दूँ, तो सिक्योरिटी मनी के रूप में या ब्याज देने के रूप में किसको दे देता है? आरबीआई को दे देता है। तो यहाँ कितनी ब्याज दर पर देता है? तो यहाँ देता है 4.25 को। कितने? 4.2% पर। तो यहाँ होती है रिवर्स रेपो रेट। और हमेशा रेपो रेट ज़्यादा होगी क्योंकि आरबीआई बड़ा है। आप जानते हो कि जो बड़ा रहेगा वहाँ क्या करेगा? अपने हिसाब से लोन रखेगा। अब एसबीआई छोटा है, वहाँ क्या अपने हिसाब से दर रख सकता है क्या? तो नहीं रख सकता है। तो आरबीआई अपने हिसाब से दर रखता है। और रिवर्स रेपो रेट हमेशा क्या होती है? कम होती है। किससे? रेपो रेट से। क्या होती है? जो रिवर्स रेपो रेट है वह हमेशा कम होती है हमारी रेपो रेट से। ठीक है, तो यहाँ कम होती है और यहाँ हमेशा ज़्यादा होती है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ आरबीआई के हमारे 25वें गवर्नर है। यहाँ कौन है? हमारे शक्तिकांत दास। कौन है यहाँ? शक्तिकांत दास है। कौन से नंबर के है? तो 25वें नंबर के है। अब आरबीआई की बात करता हूँ मैं आपसे। किससे? आरबीआई की। तो आरबीआई का जो गठन है वह 1934 का जो एक्ट था उसके तहत होता है। कब? 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण यदि आपसे पूछ लें कब हुआ था, तो इसका कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण होता है। सबसे पहले गवर्नर की बात करूँ तो वहाँ कौन है? ओसबॉर्न स्मिथ। कौन है? ओसबॉर्न स्मिथ है। और पहले यदि भारतीय गवर्नर की बात कर लूँ तो वहाँ कौन होते हैं? हमारे सीडी देशमुख। कौन होते हैं? सीडी देशमुख इसके पहले गवर्नर हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हमने आपको बता दिया रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या होती है। आरबीआई की स्थापना किस एक्ट के तहत होती है? तो 1934 का एक्ट था उसके तहत होती है। पहले गवर्नर कौन है? ओसबॉर्न स्मिथ है। राष्ट्रीयकरण कब होता है? तो इसका राष्ट्रीयकरण होता है 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण होता है। अब यदि यहीं आपसे क्वेश्चन में यदि कर लूँ आपसे कि आरबीआई के 24वें गवर्नर कौन थे? आरबीआई के 24वें गवर्नर कौन थे? इसकी आपको इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट कर आंसर बताना है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8 अगस्त 2021 को भारत के किस आंदोलन के 79 वर्ष पूरे हो गए हैं जिसे अगस्त क्रांति भी कहते हैं? कितने? 79 जो वर्ष है वह पूरे हो गए हैं। वह कौन सा आंदोलन था? तो वह कौन सा आंदोलन? हमारा भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा है? भारत छोड़ो आंदोलन। जिसकी नींव कब रखी जाती है? तो 8 अगस्त 1942 की जिसकी नींव रखी जाती है। कहाँ से रखी जाती है? तो ग्वालियर टैंक। ये कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर टैंक। तो यह है बॉम्बे में स्थित। कहाँ पर है? हमारे बॉम्बे में स्थित है। यहाँ से इसकी नींव रखी जाती है। और कौन रखते हैं? महात्मा गांधी।
कौन रखते हैं? महात्मा गांधी जी। और इसी के तहत इन्होंने एक नारा दिया था, वह कौन सा था? करो या मरो। कौन सा नारा था? करो या मरो का जो नारा है वह गांधी जी ने इसी के तहत दिया था। और 9 अगस्त यहाँ जो आंदोलन है वह स्टार्ट होता है। कब से? 9 अगस्त से जो आंदोलन है वह स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, कब से किया जाता है? तो 9 अगस्त से 9 अगस्त 1942 से यह स्टार्ट होता है। क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? यह किसने दिया था? यूसुफ। कौन थे वह? यूसुफ मेहर अली। कौन थे? यूसुफ मेहर अली ने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था। और इन्होंने ही बोला था साइमन गो बैक। क्या बोला था इन्होंने? साइमन गो बैक भी इन्होंने ही बोला था। आपसे यह सीधे सीधा पूछा जा चुका है कि साइमन गो बैक किस व्यक्ति या किस स्वतंत्रता सेनानी ने बोला था? वह किसने बोला था? यूसुफ मेहर अली ने। गांधी जी ने करो या मरो का नारा कहाँ से दिया? तो वहाँ दिया ग्वालियर टैंक से। ठीक है, ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से किसे जाना जाता है? तो वहाँ कौन है? हमारी अरुणा आसिफ। कौन है? अरुणा जो आसफ है, आसफ अली, यह भी स्वतंत्रता सेनानी रही है। कब? भारत छोड़ो आंदोलन के समय। तो इनको क्या बोला जाता है? ग्रैंड ओल्ड लेडी इनको बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, अब असहयोग आंदोलन, हम ऑप्शन की बात करें तो असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट होता है? तो असहयोग आंदोलन की स्टार्ट कब होती है? क्या होती है? 1920 में। कब होता है? 1920 में असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है। चंपारण आंदोलन कब स्टार्ट होता है? तो यह 1917 में होता है। और यह पहला आंदोलन होता है किसका? गांधी जी का। यह पहला सत्याग्रह होता है गांधी जी का। कब का? 1917 का। नील की खेती के संबंध में यह था। चौरा चौरी कांड कब होता है? तो यह होता है 1922 में। और हाल ही में इसकी जो 100वीं वर्षगांठ है, 100वीं वर्षगांठ मनाई गई है। किसकी? चौरा चौरी कांड की। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। 9 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री जी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 9वीं किस्त जारी की है। यह योजना कब स्टार्ट हुई है या कब शुरू हुई है? तो इसमें क्या होता है? जो छोटे किसान हैं भारत के जो छोटे किसान हैं हमारे, उनको क्या होता है? इसमें 2-2 हज़ार रुपये की किस्त, 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तें दी जाती है। हर क्वार्टरली में 3 किस्तें दी जाती है। मतलब पूरे साल भर में कितने हज़ार रुपये दिए जाते हैं? इनको 6,000 रुपये के रूप में मिलते हैं। किनको? भारत के किसान को, जो छोटे रूप में किसान होते हैं। यह योजना स्टार्ट कब होती है? तो यह 24 फरवरी 2019 को स्टार्ट होती है। कब होती है? 24 फरवरी 2019 को स्टार्ट होती है। चलिए दोस्तों, हम महत्वपूर्ण भारत की योजना के बारे में हम बात करते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए दोस्तों, हम भारत की महत्वपूर्ण योजनाओं की बात करते हैं जो भारत सरकार ने किसानों के लिए या आम लोगों के लिए जारी की है। तो सबसे पहले उसमें हम बात करते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसका जो मुख्य उद्देश्य है लोगों का खाता खोलना या बैंक अकाउंट खोलना। कब से स्टार्ट हुई है? यह 28 अगस्त 2014 से स्टार्ट होती है। फ्रेंड्स, यह योजनाएं आपसे कई बार एग्जाम में पूछी जा सकती है और आपसे पूछी भी गई है। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014 से स्टार्ट होती है। और इसका उद्देश्य जो होता है टीका लगाना। जो 60 टीके होते हैं हमारे, जो प्लेग हो गया, टीबी हो गए, या सॉरी टीबी बोल रहा हूँ, हमारे जो खांसी हो गई, काली खांसी हो गई, इसके लिए जो टीका हमारे बनते हैं, या BCG का टीका हो गया, वह इसी के तहत आते हैं। किसके? मिशन इंद्रधनुष के तहत। मृदा स्वास्थ्य कार्ड 19 फरवरी 2015 को स्टार्ट होती है। जो हमारी सॉइल कार्ड जो है वह मिट्टी की उर्वरकता के लिए बनाया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015 से स्टार्ट होती है, जिसमें लोगों को घर बनाने के लिए इसको कहा गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 से पानीपत के हरियाणा से स्टार्ट होती है। कब से? पानीपत के हरियाणा से। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट होता है। स्वच्छ भारत मिशन गांधी जी की जन्म दिवस पर। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को स्टार्ट होती है। और यह योजना कहाँ से स्टार्ट होती है? बलिया उत्तर प्रदेश से स्टार्ट होती है। कब से? बलिया उत्तर प्रदेश से यहाँ स्टार्ट होती है। इसमें गैस कनेक्शन दिए जाने की बात कही जाती है। आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 को स्टार्ट होती है और इसमें 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया जाता है। किसमें? आयुष्मान भारत योजना में। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। 9 अगस्त 2021 को कौन सा राज्य नई शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के संबंध में आदेश जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो वह कौन सा राज्य था? हमारा कर्नाटक हो जाता है। कौन सा जाता है? वह हमारा कर्नाटक राज्य हो जाता है। और इसने जो नई शिक्षा पॉलिसी हमारी या नई शिक्षा नीति है वह कब आई थी? 2020 में आई है। यदि नई शिक्षा नीति की बात करूँ तो यह अभी तक कितनी बार आ चुकी है? तो 3 बार आ चुकी है। कब कब? 1968 में, 1986 में और 2020 में। अब जो 2020 में आई है इसके तहत हुआ क्या है? तो जो 10+2 फॉर्मूला था अब यह बदल कर क्या हो गया है? 3+3+2
सॉरी 5+3+3+4 यहाँ इसका नया फॉर्मूला हो गया है नई शिक्षा नीति का। जो नई शिक्षा नीति है वह किस समिति की सिफारिश पर आती है, तो वह आती है हमारे कस्तूरी रंगन, किसके, जो कस्तूरी रंगन जी है उनकी जो समिति थी इसकी सिफारिश पर यहाँ आती है कौन, नई शिक्षा नीति। और इसका फार्मूला क्या है, 5+3+3+4 यह आपसे पूछा जा सकता है। अब कर्नाटक की बात करूँ तो जो कर्नाटक है इसके अभी सीएम कौन है, वह बने हैं बसवराज बोम्मई। बसवराज जो बोम्मई है यहाँ नए सीएम बने हैं। और यहाँ के जो राज्यपाल है वह कौन है, थावरचंद गहलोत। कौन है, थावरचंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल हो जाते हैं। नया जिला कौन सा बना है कर्नाटक का, तो वह बना है विजयनगर। और जो कोलार की खान है वह भी कहाँ मिलती है, हमको कर्नाटक में ही मिलती है। ठीक है दोस्तों, नई शिक्षा नीति जो शिक्षा नीति है वह किस सूची का विषय है, तो वह है समवर्ती सूची का। किसका है, समवर्ती सूची का यह विषय हो जाता है। नई शिक्षा नीति किस समिति की सिफारिश पर आई है, तो वह है कस्तूरी रंगन। किसकी, कस्तूरी रंगन। 2020 की जो हमारी नई शिक्षा नीति है। बांदीपुर नागरहोल टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है, तो बांदीपुर नागरहोल बनेरघट्टा कहाँ पर है, हमारे कर्नाटक में हो जाते हैं। कोलार की खान कहाँ मिलती है हमको, तो यहाँ भी हमको कर्नाटक में ही मिलती है। और 1% आरक्षण देने वाला ट्रांसजेंडरों को वह कौन सा राज्य है, तो वह भी 1% आरक्षण देने वाला वह भी कर्नाटक राज्य हो जाता है। और देश का पहला क्लस्टर खिलौना जो कारखाना है या पार्क है वह भी कहाँ खोला गया है, क्लस्टर पार्क है वह भी कहाँ खोला गया है, कर्नाटक में खोला गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के निदेशक कौन बनी है, तो वह कौन बनी है, हमारी रेखा शर्मा जी बनी है। कौन बनी है, रेखा शर्मा जी बनी है। राष्ट्रीय महिला आयोग जो है वह कब आता है, तो यह इसकी जो स्थापना होती है यह एक्ट के तहत होती है। कब का एक्ट था, वह 1990 का एक्ट था। यह एक विधिक आयोग है। कैसा आयोग है, यह विधिक आयोग है। फ्रेंड्स, आप बोलोगे आपका विधिक आयोग क्या होता है, तो विधि आयोग का मतलब होता है जिसकी स्थापना किसी एक्ट के तहत या किसी कानून के तहत या किसी संसद में पारित किसी एक्ट के तहत हुई हो या कानून के तहत हुई हो, उस आयोग को जिसका गठन होता है उस आयोग को हम क्या बोलते हैं, विधिक आयोग बोलते हैं। और जिसका उल्लेख संविधान में होता है उसको क्या बोलते हैं, हम संवैधानिक उल्लेख बोलते हैं। किसको बोलते हैं, हम उसको संवैधानिक आयोग बोलते हैं। तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा कि संवैधानिक आयोग और विधिक आयोग क्या होता है। वापस एक बार समझा देता हूँ। संवैधानिक का मतलब है कि जिसका उल्लेख संविधान में किया गया हो, और जो विधिक आयोग है उसका मतलब है कि जिसका उल्लेख संविधान में ना हो या जिसकी जो स्थापना होती है वह किसी कानून या किसी धारा या फिर किसी भी एक्ट के तहत हुई हो, वह विधिक आयोग हो जाता है। अब इसकी जो कौन बनी है, हमारी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन बनी है, वह रेखा शर्मा बनी है। और जो आयोग का गठन है वह कब होता है, 1992 में होता है। कब होता है, 1992 में इसका गठन होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए कुछ महत्वपूर्ण नियुक्ति के बारे में हम बात कर ले आपसे। यह कौन है, हमारी रेखा शर्मा जी हो जाती है। सुबोध कुमार सीबीआई के निदेशक है। WHO कार्यकारी के निदेशक कौन है, डॉक्टर पैट्रिक टी रविशंकर आरबीआई के डिप्टी गवर्नर और गवर्नर शक्तिकांत दास हो जाते हैं। तो जो CSC है सुरेश एन पटेल कौन है यार, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यहाँ हो जाता है। यशवर्धन सिन्हा मुख्य चुनाव आयुक्त हो जाते हैं। और अजय त्यागी सेबी के अध्यक्ष है। टीवी नरेंद्र भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष है। सुशील चंद्रा मुख्य चुनाव आयुक्त और अरुण कुमार वर्मा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हो जाते हैं। और जो रेखा मेनन जी है वह है नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। हाल ही में माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, यहाँ कहाँ पर स्थित है, यहाँ कहाँ स्थित, हमारे इंडोनेशिया में स्थित हो जाता है। यह हमारे अभी इसमें हाल ही में क्या हुआ है, अभी इसमें विस्फोट हुआ है। और यह किस में आता है, तो यह रिंग ऑफ फायर के अंतर्गत आता है। किस में आता है, रिंग ऑफ फायर। अब रिंग ऑफ फायर क्या है, तो यह भूमध्य सागर में पड़ता है, जिसमें क्या होता है सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी विस्फोट या सबसे ज़्यादा चक्रवात आने की संभावना कहाँ होती है, यहीं पर होती है रिंग ऑफ फायर में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। कुछ महत्वपूर्ण ज्वालामुखी की बात करूँ तो माउंट कोटोपैक्सी इक्वाडोर में, माउंट एटना या विसुवियस कहाँ जाते हैं, यह दोनों इटली में हो जाते हैं। स्ट्रामबोली जिसको हम क्या बोलते हैं, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, क्या बोलते हैं, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसको बोलते हैं, हम स्ट्रामबोली को बोलते हैं। फुजियामा जापान हो जाता है। मोनोलोवा हवाई द्वीप पर। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका पर। और माउंट ताल कहाँ होता है, यह हो जाता है फिलीपींस पर। कहाँ होता है, फिलीपींस पर यह हो जाता है। और माउंट क्राकाटोआ जो है वह भी इंडोनेशिया में हो जाता है। चलिए, हाल ही में कौन टेस्ट क्रिकेट में तीसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले बॉलर बन गए हैं, तो वह कौन से, हमारे जेम्स एंडरसन। कौन से है, जेम्स एंडरसन। इनसे पहले किन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं, तो वह है श्रीलंका के कौन है, मुथल्लिया मुरलीधरन। कौन है, मुरलीधरन, जिन्होंने कितने विकेट लिए टेस्ट में, 800 विकेट।
और दूसरे नंबर पर कौन है, पहले पर ये हो जाते हैं, दूसरे में हो जाते हैं हमारे ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉर्न। कहाँ के जाते हैं यहाँ, शेन वॉर्न ऑस्ट्रेलिया के हैं जिनको 700 प्लस विकेट हो जाते हैं। और तीसरे नंबर पर है इंडिया के अनिल कुंबले। कौन है, इंडिया के अनिल कुंबले जिनकी 619 विकेट है। अब चौथे नंबर पर कौन आ गया है, तो यहाँ हो गया है जो चौथे पे थे, अब यह तीसरे पे आगे है और इनके विकेट कितने हो गए हैं, यहाँ हो गए हैं 621। और अनिल कुंबले कहाँ चले गए हैं, चौथे नंबर पर चले गए हैं। और यहाँ जो तीनों बॉलर है श्रीलंका के, ऑस्ट्रेलिया के और इंडिया के, यहाँ तीनों कैसे है, स्पिनर बॉलर है। लेकिन जो जिमी एंडरसन है, जेम्स एंडरसन है, वह एक फास्टर बॉलर है। यहाँ कैसे बॉलर है, एक फास्टर बॉलर हो जाते हैं। और यहाँ किस देश के हैं, तो यहाँ इंग्लैंड के हैं। कहाँ के हैं, इंग्लैंड के हैं, जो आपसे पूछ सकते हैं। यदि ऑप्शन की बात करूँ, न्यूजीलैंड के ट्रेड बोल्ट कहाँ के हैं, हमारे न्यूजीलैंड के हैं। स्टुअर्ट ब्रॉड भी कहाँ के हैं, इंग्लैंड के हैं। जसप्रीत बुमराह आप जानते हैं। और इसका जो राइट आंसर है वह जिम्मी एंडरसन, जो कहाँ के हमारे इंग्लैंड के हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। और आज का यहाँ लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस वैक्सीन के सिंगल डोज वाले टीके को आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दी गई है, तो वह कौन सी कंपनी है, वह है हमारी जॉनसन एंड जॉनसन। कौन सा है टीका, जॉनसन एंड जॉनसन, जो कहाँ का है, जिसको बनाया है नीदरलैंड ने। किसने बनाया है, नीदरलैंड के। और जो कंपनी है वह कहाँ की है, वैसे एक्चुअल में यूएसए की कंपनी हो जाती है। जो जॉनसन एंड जॉनसन जो है, या इसको हम जेसन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इसको, जेसन भी बोलते हैं। यहाँ एक सिंगल डोज वैक्सीन है। कैसी है, यहाँ एक सिंगल डोज वैक्सीन है जिसका जो टीका है वह अब उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है। किसने, इंडिया ने। ठीक है, जिसकी जो आपातकालीन उपयोग के लिए इसकी मंजूरी मिल गई है। भारत का इंडिया, पूरे विश्व का सबसे पहले टीके की बात करूँ तो वहाँ कौन सा था, स्पुतनिक वी। कौन सा था, स्पुतनिक वी। और पहला सिंगल डोज वैक्सीन कौन सा था, तो वह स्पुतनिक लाइट था। और कोवैक्सीन कहाँ की है, हमारी भारत की है। जिसको किसने बनाया है, तो जो कोवैक्सीन है इसको किसने बनाया है, भारत बायोटेक ने। किसने बनाया है, भारत बायोटेक ने। और यहाँ कहाँ पर है भारत बायोटेक, तो यहाँ है हमारे हैदराबाद में। कहाँ पर है भारत बायोटेक, तो यहाँ है हमारे हैदराबाद में है। और भारत में एक और है, वह कौन सी है, कोविशील्ड। कौन सी है, कोविशील्ड है, जिसको किसने बनाया है, इसको बनाया है सीरम इंस्टीट्यूट ने। और यहाँ कहाँ का इंस्टीट्यूट है, तो यहाँ पुणे का इंस्टीट्यूट हो जाता है। और जो एक मॉडर्ना वैक्सीन है, अभी हाल ही में चर्चा में रही थी मॉडर्ना वैक्सीन, यहाँ कैसी है, तो यहाँ एक ट्रिपल डोज वैक्सीन है। कैसी है, ट्रिपल डोज वैक्सीन है। और एक और वैक्सीन है जाय कोविड। कौन सी है, जाय कोविड वैक्सीन, जो बिना सुई की लगने वाली है। कैसी, बिना सुई की लगने वाली है जाय कोविड वैक्सीन। ठीक है दोस्तों, तो यदि आपसे अब भारत के बारे में, कोविड-19 के बारे में यदि आपसे पूछ ले कि भारत में पहला केस कहाँ पर आया था, भारत में पहला केस कहाँ पर आया था, तो वहाँ आया था केरल में। और पहले कोविड-19 से मौत कहाँ होती है भारत में, तो वहाँ होती है कर्नाटक में। ठीक है दोस्तों, यहाँ दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। पहला केस आता है केरल में, लेकिन जो कोविड-19 से जो मौत होती है वहाँ कहाँ होती है, तो वहाँ होती है हमारे कर्नाटक में। ठीक है, चलिए दोस्तों, यहाँ कौन सी है, जेसन कोविड वैक्सीन है, जो जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी की हो जाती है। चलिए दोस्तों, अब कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम की बात कर लेते हैं हम। शिक्षा का अधिनियम कब आता है, 2009 में आता है। आपदा प्रबंधन कब आता है, 2005 में आता है। वन्य जीव संरक्षण 1972 में आता है। टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में। सूचना का अधिकार जो है वह 2005 में आता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। और या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आता है 1986 में आता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। घास का मैदान हम डेली यहाँ आपसे बात भी करते हैं और आपको बार बार रिवीजन भी कराते हैं। पेरिस घास का मैदान उत्तर अमेरिका, पंपाज अर्जेंटीना, लानोज वेनेजुएला, वेट्स दक्षिण अमेरिका, सवाना अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, पुस्ताज हंगरी और स्टेपिज यूरोप में मिलते हैं। प्रमुख दर्रे की बात कर लूँ तो नाथुला जयप्रिला सिक्किम में होता है, बोमडिला दिफुदर्रा अरुणाचल प्रदेश, तुजुदर्रा मणिपुर में, सीपकिला रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, नीति माना लिपुलेख उत्तराखंड में और काराकोरम जोरजिल्ला पीर पंजाल बारूमुल्ला सारे के सारे जम्मू कश्मीर में आते हैं। भारतीय नृत्य की बात करूँ तो कथकली मोहिनीअट्टम केरल में, कथक उत्तर प्रदेश, सत्रिया असम, ओडिसी ओडिशा में, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, मणिपुरी मणिपुर का और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का हो जाता है। प्रमुख पर्वत और नदी की बात करूँ तो एशिया में है माउंट एवरेस्ट, नदी है यांगटीसी, अफ्रीका में है माउंट किलिमंजारो, नदी है नील, उत्तर अमेरिका में माउंट मैकिनले या डेनाली, नदी है मिसौरी, अफ्रीका में दक्षिण अमेरिका में जो है ओजास डेल सलाडो और नदी है अमेजन, जो अंटार्कटिका है वह विंसप मेसी और नदी है ओनेक्स, यूरोप में है माउंट एल्ब्रूज, नदी है वोल्गा और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में होता है हमारा माउंट किशियस्को और नदी हो जाती है मर्रे। ठीक है दोस्तों, अब कल का रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। नीरज चोपड़ा का संबंध किससे है, तो वह है भारोत्तोलन से। प्रतिवर्ष हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। LIC के मैनेजिंग डायरेक्टर मिनी आईपे बनी है।
किस राज्य ने महिला बच्चों के लिए पोषण कार्यक्रम स्टार्ट किया है, तो वह है राजस्थान सरकार ने। सक्रिय ज्वालामुखी पावलोक का संबंध कहाँ से होता है, तो वह होता है अलास्का से। राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने एक माह पानी माह कहाँ शुरू किया है, तो वह लद्दाख में शुरू किया है। और IIT रुड़की ने भूकंप जो पूर्व चेतावनी के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, वह किसके लिए किया है, तो उत्तराखंड के लिए यह किया है। तो ठीक है दोस्तों, आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। आपको चीज़ें समझ में आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।